हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डियर फ्रेंड्स, ये हमारी बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स का लास्ट यूनिट यानी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने कंटिन्यू कर रखी है और इसका ये आई थिंक सेकंड लास्ट लेक्चर है, यानी कि इसके एक या दो लेक्चर मुश्किल से और बचे हुए हैं जिनको हम बहुत जल्द कवर करा देंगे। ठीक है, सो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव एट द इंटरफेस ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक मीडिया। यानी का हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन यानी का परावर्तन और रिफ्रैक्शन यानी का अपवर्तन। अब किसका परावर्तन और अपवर्तन की बात हो रही है फ्रेंड्स? ये हो रही है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव यानी का विद्युत चुंबकीय जो तरंग है उनके अपवर्तन और परावर्तन के लिए, ठीक है, उनका परावर्तन के जो हम फॉर्मूले हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, हम प्रूव करेंगे। इसमें मतलब कंप्लीट डेरिवेशन है, लॉन्ग में आता है ये और एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इस टॉपिक को, इस डेरिवेशन को मैं बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाओ, एग्जाम में लिख पाओ। और ये बहुत ही सिंपल आज होने वाला है। ठीक है, सो देखिए हमारे पास क्या है। हमारे पास दो डाइलेक्ट्रिक मीडिया यानी का मीडिया यानी का माध्यम, ठीक है, और ये हमारे पास इंटरफेस है। तो यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास। सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, फिजिक्स में कोई भी डेरिवेशन समझने से पहले इम्पोर्टेंट है कि आप उसका डायग्राम को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप डायग्राम्स को अच्छे से समझ पाते हैं तो फिर उसकी आप लैंग्वेज लिख पाओगे और उसको अच्छे से आप समझ पाओगे। ठीक है, सो चलिए आज के इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये 10th क्लास में हमने स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब रिफ्लेक्शन हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर दो मीडियम है यानी कि दो माध्यम है, एक सघन और एक विरल माध्यम हमारे पास होता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले एक आपतित किरण आती है, ठीक है, और ये कोई भी सरफेस है जिससे परावर्तन होगा और अपवर्तन होगा। परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, सो ये देखिए ये हमारे यहाँ पर इंसिडेंट रे यानी का आपतित किरण आती है जो कि थीटा एंगल पर आती है और ये यहाँ से रिफ्लेक्टेड हो जाती है। ठीक है, यानी का परावर्तित किरण। ठीक है, यानी का इस एक ही डायग्राम में दोनों के लिए हम डेरिवेशन करेंगे, यानी का रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी और ट्रांसमिटेड यानी का रिफ्रैक्टेड रे के लिए भी। ठीक है, तो देखिए डायग्राम को समझिए। सबसे पहले इंसिडेंट रे है जिसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट k1 यानी का प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है संचरण नियतांक। इसके लिए k1 है, इसके लिए मैंने नाम रखा है k1 डैश और इसके लिए हम k2 इसको लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है और ये यहाँ पर अपवर्तन कोण है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन एंगल है और ये यहाँ पर इसके अपवर्तन एंगल है। ठीक है, यानी कि अपवर्तन कोण जिसका मान यहाँ पर θ2 है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप इसको ध्यान से समझिए और फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और इसके वाई एक्सिस इस तरीके से है, वाई एक्सिस इस तरीके से है। ठीक है ना, तो एक्स जेड और ये वाई एक्सिस है। सो इंटरफेस जो हमारे पास है वो एक्स इंटरफेस हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कि वो इस तरीके से है। ठीक है, यानी कि एक्स में और वाई में, ठीक है, इस तरीके से है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, इसके लास्ट में यूज में करूँगा। ठीक है, ठीक है भाई, अब चलिए इसको हम आगे समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि हम जानते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, उसके सॉल्यूशन से हम इसकी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, वी नो दैट सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंशियल इक्वेशन, वो क्या होता था हमारे पास, वह होता था ये, यानी का ई वेक्टर इक्वल टू ई नोट वेक्टर ई रेस टू द पावर आई के होता था यहाँ पर प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है, इंटू आर, आर होता था पोजीशन वेक्टर, ओमेगा ओ इंटू टी। ठीक है, सो इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है और यहाँ से हम इसका डेरिवेशन की स्टार्टिंग करते हैं भाई। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि सिंपल है, मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने अभी तक सिर्फ ये आपको डायग्राम बताया, इसमें क्या क्या है वो बताया, यानी कि इसमें कि इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड हुई और ये यहाँ पर ट्रांसमिटेड हुई, दोनों के लिए हम जो फॉर्मूले डेराइव करेंगे पढ़े हमने पहले भी है, अभी हम इसमें इसके माध्यम से इसको डेराइव करेंगे, ठीक है। सो चलिए इसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसके डिफरेंशियल इक्वेशन का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास होता है। अब हम तीनों रे के लिए, तीनों रे देखो, अगर मैं रे कहता हूँ या वेव कहता हूँ एक ही बात है, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। यानी कि फॉर इंसिडेंट वेव या इंसिडेंट रे, ये वाली इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ठीक है। इसके लिए देखते हैं हम सबसे पहले, इसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम रख देंगे इसके लिए E1 वेक्टर इक्वल टू ई नोट 1 वेक्टर ई रेस टू द पावर आई, और इसके लिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट है हमारे पास k1। सो यहाँ पर मैंने k1 रख दिया, r वेक्टर माइनस ओमेगा 1 इंटू टी। रिफ्लेक्टेड वेव के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा E1 डैश, ठीक है, वेक्टर, और ये ई नोट 1 डैश और k1 डैश, ठीक है, यहाँ पर डैश है, k1 डैश इंटू आर वेक्टर माइनस ओमेगा 1 डैश टी वेक्टर, ठीक है। टी तो टाइम है, ठीक है भाई। और लास्ट में हमारे पास हो जाएगा ट्रांसमिटेड वेव या रिफ्रैक्टेड वेव के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास E2 वेक्टर से, इसको मैं डिनोट करूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सो ये हो जाएगा E2 वेक्टर इक्वल टू ई नोट 2 वेक्टर ई रेस टू द पावर आई k2 वेक्टर इंटू आर वेक्टर माइनस ओमेगा 2 टी। देखिए मेन चीज है ये इंसिडेंट वेव या इंसिडेंट रे के लिए मैंने क्या रखा, प्रोपेगेशन कांस्टेंट के है, ठीक है। देखिए तीनों को मैं समझाता हूँ एक बार दोबारा सा। देखिए इसके लिए तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसके यानी कि इंसिडेंट रे के लिए क्या है, k1 है, इसके लिए k1 डैश है और इसके लिए k2 है। तीन चीज है भाई, यहाँ पर केवल तीन चीज है, k1 k1 डैश और k2। थीटा 1 डैश थीटा 2, ओमेगा 1, ओमेगा क्या होगी, ओमेगा होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी का कोणीय आवर्ती। तो यहाँ पर तीन चीज रहेगी और नाम इस प्रकार से रहेगी 1 1 डैश और 2, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये हमारे पास तीनों इसी से हमने लिख लिया है, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमको पता है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसी के माध्यम से ये तीनों इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। पहले में क्या रखना है, 1 के लिए रखेंगे k1, फिर 1 डैश के लिए यानी का रिफ्लेक्टेड के लिए, और फिर ट्रांसमिटेड यानी का k2 के लिए करेंगे, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर हम लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, देखिए फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या है। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो मीडियम है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकंड। बाउंड्री कंडीशन ये है कि फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंजेंशियल कंपोनेंट, और सेकंड यानी कि सेकंड मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होते हैं, ये सेम होंगे, ठीक है। सो उसी का यहाँ पर मैंने अप्लाई किया है, ये इसकी बाउंड्री कंडीशन है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यानी का E1 टी यानी का टेंजेंशियल, E1 यानी का मीडियम फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। E यानी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड यानी का सेकंड मीडियम में, और टी टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको एक एक वर्ड क्लियर होगा फ्रेंड्स। गैल की गैल मीन्स साथ के साथ, तुरंत के तुरंत, इसको आप समझते चलिए, ठीक है। अभी अगर समझ लोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यह है सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रे के लिए k1, सेकंड के लिए k1 डैश, थर्ड के लिए k2, ठीक है। आर सेम ही रहेगा, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा 1 डैश और ओमेगा 2, ठीक है भाई। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स, ठीक है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स फर्स्ट मीडियम में हमारे पास क्या है, E1 और E1 डैश, यानी कि हमारे पास दो रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। दोनों किस माध्यम में है, दोनों पहले माध्यम यानी का फर्स्ट मीडियम में है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर मैं रख सकता हूँ E1 टी यानी का E1 प्लस E1 डैश, ठीक है।
सो फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया, मैंने सेम वैसे लिखा है यहाँ पर E1 वेक्टर प्लस E1 डैश, ठीक है, और ये टी सफिक्स में है, टी यानी कि टेंजेंशियल कंपोनेंट, E2 वेक्टर टी। अब देखिए यहाँ पर E1 E1 डैश और E2 की वैल्यू रख दीजिए। E1 की वैल्यू क्या थी, E01, E01, ये E0 देखिए ये होता है एम्पलीट्यूड होता है फ्रेंड्स, एम्पलीट्यूड बोलते हैं है इसको हम आयाम या मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग कोई कंफ्यूज मत होना भाई, ठीक है, बहुत सिंपल है, वर्ड टू वर्ड समझो, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू अभी निकाल ली थी हमने, वो रख दीजिए यहाँ पर। क्या है, E01 ई रेस टू द पावर आई K1 R ओमेगा 1t। यहाँ पर क्या सेकंड वाले के लिए क्या आता, 1 डैश आ जाएगा, यानी कि K1 डैश आ जाएगा, ये रहा K1 डैश, ओमेगा 1 डैश आ जाएगा, और थर्ड थर्ड वाले का यानी का ट्रांसमिटेड रे के लिए जो सेकंड मीडियम में थी वो हमारे पास K2 था, तो ये आ जाएगा K2 ओमेगा 2, ठीक है। और ये टेंजेंशियल, जो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट के लिए यहाँ पर मैंने सफिक्स में इसको T लिखा है, ठीक है भाई। अब मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, बस ध्यान से समझिएगा। नाउ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर इसको सेपरेटली लिख लिया है, ठीक है, ये और ये सेम ही है, ठीक है ना। यहाँ पे बस E01 और T सफिक्स में मैं यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। सो ये सेम ही है, यहाँ पर कोई कंफ्यूज मत होना। नाउ फ्रेंड्स अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑन टाइम और पोजीशन, ये पोजीशन और समय के लिए क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि इनसे स्वतंत्र होती है भाई, ठीक है। सो टाइम से इंडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम से इंडिपेंडेंट क्या देखिए, टाइम वाला कंपोनेंट लो ओमेगा 1t, ओमेगा 1 डैश टी और ओमेगा 2t, तो तीनों को इक्वल रख दीजिए, ठीक है। वैसे भी ये टाइम पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ओमेगा 1t इक्वल ओमेगा 1 डैश टी ओमेगा 2t, और यहाँ से देखिए टी से टी कैंसिल, तो हमारे पास आ गया ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ, इक्वल ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 1 डैश इक्वल टू ओमेगा 2, ठीक है। अब देखिए ओमेगा होता है हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम लिखते हैं 2πf। अगर f पढ़ा है अपने, f से भी फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं 2π न्यू या 2π n, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने n लिखा है, ठीक है भाई। सो इसको n से भी दिखाते हैं, न्यू से भी दिखाते हैं, f से भी दिखाते हैं भाई, ठीक है। सो कोई कंफ्यूज मत होना, n लिखा है, n यहाँ पर आवृत्ति है, ठीक है। सो 2πn1 2πn1 डैश 2πn2, ये देखिए ये है आवृत्ति सेकंड मीडियम में जो ट्रांसमिटेड रे है उसकी, ये है रिफ्लेक्टेड रे की, और ये है इंसिडेंट रे की। देखिए सिंपल, आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें क्या कहानी है, एक रे इंसिडेंट रे आती है, ठीक है, वो रिफ्लेक्टेड होती है और रिफ्रैक्टेड होती है, ठीक है, ये कहानी है सेम। तो 1 इंसिडेंट के लिए, इंसिडेंट रे के लिए, 1 डैश रिफ्लेक्टेड के लिए, और n2 यानी का ट्रांसमिटेड या रिफ्रैक्टेड के लिए, ठीक है भाई। सो तीनों की आवृत्ति सेम रहेगी, सेम उसी को यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ये वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिमेन्स रहती है कांस्टेंट यानी का अचर, ठीक है। आफ्टर यानी का बाद, किसके बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, दोनों के बाद जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वो सेम रहती है, ये हम प्रूव कर चुके हैं मेरे भाई, ठीक है। आई होप यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, ठीक है भाई। सो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि बाउंड्री कंडीशन इंडिपेंडेंट होती है टाइम और पोजीशन, टाइम का यूज़ कर लिया। अब पोजीशन से पोजीशन पर इसको इंडिपेंडेंट रखकर एक और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाइए। अब बाउंड्री कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑन पोजीशन, ये किसने लिखा यार, ये इंडिपेंडेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पोजीशन है, तो पोजीशन वाले कंपोनेंट लेंगे हम। पोजीशन वाले कंपोनेंट क्या हो गए देखिए, आ जाइए अपनी मेन इक्वेशन में, ये रही अपनी मेन इक्वेशन पोजीशन वाले, ये रहा पोजीशन R1, तो इसको लेंगे K1 R1, K1 डैश R और K2 डैश R वेक्टर, ठीक है। तीनों को इक्वल रख दीजिए भाई, रख दीजिए। देखिए K1 वेक्टर R वेक्टर, K1 डैश वेक्टर R वेक्टर और K2 वेक्टर R वेक्टर।
आर वेक्टर क्या होता है फ्रेंड्स, पोजीशन वेक्टर होता है, इसको एक्स वाई कंपोनेंट में लिखो, ये हो जाएगा एक्स आई वाई जे और जेड के कैप। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जेड के कैप कहाँ कैंसिल हो गया, कहाँ गायब हो गया, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, इंटरफेस हमने लिया था एक्स वाई प्लेन में, सो जेड कंपोनेंट क्या था वहां पर 0, एक्स वाई प्लेन के लिए जेड कंपोनेंट 0 होता है, एक्स जेड के लिए वाई होता है 0 और वाई जेड के लिए एक्स 0 होता है फ्रेंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक्स आई वाई जे और जेड 0 है बिकॉज इंटरफेस एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। पता चला ना कि जेड क्यों 0 है, ठीक है। जेड गायब क्यों है, क्योंकि जेड 0 है, और 0 क्यों है, बिकॉज प्लेन इंटरफेस जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए जेड यहाँ पर 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए k1 क्या होगा, k1 एक्स आई कैप, इसको भी आई जे के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो, k1 वाई जे कैप, ठीक है। अब हमको इनका डॉट प्रोडक्ट करना है फ्रेंड्स। डॉट प्रोडक्ट में आई1 जे डॉट जे1 के1, ठीक है, बाकी 0, यानी कि आई जे या जे के या के जे या के आई सब 0, एक जैसे है तो 1, बाकी डिफरेंट डिफरेंट है तो 0, ठीक है। सो ये इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, k1 डॉट आर वेक्टर, ये देखिए k1 x इंटू एक्स, ठीक है, k1 y इंटू वाई, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। रख दीजिए यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट के स्थान पर क्या है, k1 वेक्टर आर वेक्टर, इसके प्लेस पे क्या रखोगे, ये रखोगे k1 x इंटू एक्स, k1 x इंटू एक्स, k1 y इंटू वाई, k1 डैश x इंटू एक्स, k1 डैश y इंटू वाई इक्वल टू k2 x इंटू एक्स प्लस k2 y इंटू वाई फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। सो करिए इनकी कंपेयर, देखिए ये तीनों इक्वल है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, यानी कि इसका ये, इसके यह और इसका ये इक्वल होंगे, यानी कि k1 x, k1 डैश एक्स के और k2 x के इक्वल होगा, ये y वाले कंपोनेंट y वाले के इक्वल हो गए, ठीक है। सो वही तो लिखा है मैंने, यानी कि ये एंड ये, यानी कि y वाले, यानी कि पकड़ो यहाँ से k1 डैश वाई और k2 वाई, ये इक्वल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से हम दो फॉर्मूले डिराइव करेंगे, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन के लिए और एक रिफ्रैक्शन के लिए, स्नेल फॉर्मूला हम यहीं से डिराइव करेंगे भाई, ठीक है। सो इसको लेकर चलते हैं पहले, या पहले इसको ले लो, मतलब एक यहाँ से होगा एक यहाँ से होगा, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है, पहले कौन सा करना चाहो, मैं पहले यहाँ से लेकर चल रहा हूँ, चलते। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इंसिडेंट रे लाई इन एक्स जेड प्लेन। देखिए इंसिडेंट रे कहाँ है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखिए फ्रेंड्स इंसिडेंट रे कहाँ पर, ये है इंसिडेंट रे। अब ये देखिए किस प्लेन में लाई कर रही है, ये वाला कंपोनेंट देखिए, ये वाला कौन सा है, ये है जेड, जेड, ठीक है, जेड एक्सिस, और ये वाला कौन सा है, ये है एक्स एक्सिस, तो ये एक्स और जेड प्लेन में लाई कर रही है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। सो फ्रेंड्स वही यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंसिडेंट रे लाई इन एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन लाई मीन्स y0, y0 मीन्स k1 इंटू वाई जीरो, और k1 y0 मीन्स k1 डैश y0, k2 y0, यानी कि तीनों 0, ठीक है भाई। y0 से k1 y0, अरे y0 है ना तो पूरा 0, पूरा 0 है तो तीनों इक्वल है तो तीनों 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाइए फ्रेंड्स, देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि तीनों 0 हो जाएंगे, k1 y, k1 डैश y, k2 y सब 0, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि हेंस इंसिडेंट रे, यानी कि जो रे आई आपतित किरण, रिफ्लेक्टेड रे यानी का परावर्तित किरण, एंड और ट्रांसमिटेड यानी का परावर्तित किरण, सॉरी अपवर्तित किरण, आपतित परावर्तित अपवर्तित, ऑल लाई इन द सेम प्लेन एक्स जेड प्लेन। सिंपल यार, तीनों एक्स जेड प्लेन में ही लाई करते हैं बिकॉज वाई कंपोनेंट सारों के 0 है, यानी कि एक्स जेड में क्या करती है, लाई करती है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, और नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम करेंगे इस वाले का, देखिए अभी इसका यूज किया, अब इसका यूज करेंगे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, वी हैव व्हाट, वी हैव k1 x इक्वल टू k1 डैश x, ठीक है। अब देखिए k1 x की वे x के स्थान पर मैं रखूंगा k1 sin थीटा 1, और k1 डैश x के स्थान पर रखूंगा k1 डैश sin थीटा 1 डैश। अभी समझाता हूँ ये कैसे आया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू थीटा 1 की, इस वाले यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे मिला दूँ
तो ये फ्रेंड्स हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल। इसका अगर मैं यहाँ पर नाम रख दूँ एक सेकंड के लिए ओ, और ये ए और ये बी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको एक सेकंड में रफली समझाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, सारा काम समझने का होता है, लिख तो आप मॉडल या बुक से भी सकते हो, ठीक है। सो सारा काम समझने का होता है, इसको ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। ये ऐसे है हमारे पास कुछ, ठीक है, ये जेड प्लेन है, ये एक्स है, ठीक है भाई। और ये हमारे पास आपतित किरण, ये परावर्तित हुई, और ये ऐसे अपवर्तित हुई फ्रेंड्स। ये थीटा 1 है आपतन कोण, ये थीटा 2 है परावर्तन कोण, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये क्या है, यह है k1 यानी का इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट k1, इसके लिए k1 डैश, इसके लिए k2, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे ऐसे मिला दिया, इसका नाम मैंने o दिया, ये a और ये b, ठीक है। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि देखिए देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और अगर मैं इसको थीटा लूँ, अगर इस एंगल के लिए लूँ, तो ये क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, ठीक है। तो बेस यानी का ओ ए, बेस यानी का ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस यानी का ओ बी यानी का k1, ठीक है भाई। और ये क्या होता है, ये हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ये होता है कोस थीटा 1 फ्रेंड्स, ठीक है। सॉरी, कोस थीटा या कोस एंगल जो भी है तुम्हारे पास, वो होता है हमारे पास, ठीक है भाई। अब देखिए फ्रेंड्स, एंगल का समझ लीजिए एक सेकंड, एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या है थीटा 1, क्या है थीटा 1। अब देखिए ये थीटा 1 है और ये पूरा 90 होता है, तो ये थीटा 1 है, तो ये क्या हुआ 90 माइनस थीटा 1, यानी का थीटा माना था ना मैंने इसको, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस थीटा 1। सो यहाँ पर मैं क्या रख दूंगा 90 माइनस थीटा 1, थीटा की जगह 90 माइनस थीटा 1, ठीक है भाई। और ये कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए ये क्या है ओ ए अपॉन k1, कोस 90 माइनस थीटा यानी का साइन थीटा, और थीटा यानी का थीटा 1, तो ये क्या हो गया यहाँ पर साइन थीटा 1 की वैल्यू ओ ए अपॉन k1, ठीक है भाई। यहाँ तक आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ओ इक्वल टू k1 साइन थीटा 1, ठीक है भाई। और ये क्या है, ये है k1x, तो ये हो जाएगी k1 साइन थीटा 1, ठीक है भाई। अब आ जाओ फेयर नोट्स पर, यहाँ पर थे हम, ठीक है ना। तो k1x k1 साइन थीटा 1 और ये k1 डैश साइन थीटा 1, और k2 में भी सेम हो जाएगा, यानी का k2 साइन थीटा 2, ठीक है। अरे ठीक है भाई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या यहाँ पर रिलेशन होता है v इक्वल टू ओमेगा अपॉन के कॉन्स्टेंट है प्रोपेगेशन, और प्रोपेगेशन कॉन्स्टेंट ओमेगा आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी और v वेलोसिटी है भाई, ठीक। तो सो यहाँ पे k क्या लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा 1 अपॉन v। नाउ फ्रेंड्स k क्या हो जाएगा, k ओमेगा अपॉन v, तो k1 ओमेगा 1 अपॉन v1, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, v1 और v1 डैश को मैंने v लिखा है क्योंकि दोनों इक्वल होगी भाई, ठीक है। अब इक्वल कैसे होगी वो अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी देखिए k1 ओमेगा 1 अपॉन v साइन थीटा 1, ये हो जाएगा ओमेगा 1 डैश, ओमेगा 1 डैश अपॉन v1 डैश आना चाहिए आपके हिसाब से। मैंने दोनों को v रखा है, अब क्यों रखा है वो भी बताता हूँ, दोनों सेम होगी क्योंकि साइन थीटा 1 डैश। अब देखिए v है क्या भाई, v1 या v1 डैश है क्या, मीडियम फर्स्ट में वेलोसिटी, ये देखिए, अरे भाई ये ए इधर का मीडियम फर्स्ट, इधर का मीडियम सेकंड, तो मीडियम फर्स्ट में वेलोसिटी 1 डैश इसके लिए और 1 इसके लिए, यानी का v1 डैश इक्वल होगी, या दोनों को v नाम दूं एक ही बात है क्योंकि दोनों इक्वल होगी मेरे भाई, ठीक है। सो दोनों को मैंने यहाँ पर v रखा है, ठीक है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से कैंसिल करो, ओमेगा 1 डैश इक्वल है, ठीक है। अरे अभी तो प्रूफ किया था यार, ये देखो मेरे भाई, ठीक है ना, कोई भी बातें मैं हवा में नहीं लिख रहा हूँ, अभी प्रूफ किया था ओमेगा 1 डैश ओमेगा 2 इक्वल है, ओमेगा 1 डैश क्या इक्वल है, तो कैंसिल करो, ये क्या इक्वल है तो कैंसिल करो, साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 1 डैश, साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 1 डैश, ठीक है। यानी का एंगल ये वाला और ये वाला क्या होगा, सेम होगा। ये क्या था आपतन कोण, ये क्या था परावर्तन कोण, दोनों सेम हो गए। यही क्या परावर्तन का दूसरा नियम, ठीक है, 10वीं क्लास में हमने पढ़ा था। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई, लेक्चर काफ़ी लेंथी होने जा रहा है, 24 मिनट्स का हो गया। अभी एक टॉपिक और थोड़ा सा बचा हुआ बस, एक फॉर्मूला और डेराइव करना है, इसको देखते हैं फ्रेंड्स।
अब देखिए हम क्या लेकर चले थे यहाँ पर K1, देख K1x K1-x हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था ना, जब कंपोनेंट को कंपेयर किया था तो ये तीनों इक्वल थी ना, हमने इसको और इसको यूज़ कर लिया। अब हम इन दोनों का यूज़ कर लेंगे या इन दोनों का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास एक और नया फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे भाई, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं, इसके लैंग्वेज में लिखते हैं कि हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस एंगल मीन्स दैट आपतन कोण इज इक्वल भाई बराबर होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अपवर्त परावर्तन कोण के, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स हम ये लेकर चलते हैं, यानी का K1x इक्वल टू K2x। सेम मैंने क्या बताया, K1x के स्थान पर क्या रखेंगे, K1 sin θ1, और क्यों रखेंगे बकायदा ये भी मैंने आपको करके दिखाया है भाई, ठीक है। तो K1 sin θ1 K2 sin θ2, ठीक है। K1 क्या होता है ओमेगा अपॉन वी, तो ओमेगा 1 अपॉन वी1, ओमेगा 2 अपॉन वी2। देखिए यहाँ पे V1 V2 मैंने अलग अलग लिखा है क्योंकि V1 क्या है, वेलोसिटी है, किसकी वेलोसिटी है, रे की वेलोसिटी है फर्स्ट मीडियम में, V2 वेलोसिटी ऑफ रे सेकंड मीडियम में, ठीक है। सो दोनों डिफरेंट है, अलग अलग मैंने इसको लिखा है भाई, ठीक है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल है, ये कैंसिल ये sin θ1 sin θ2 इधर आएगा, तो sin θ1 अपॉन sin θ2 V1, ये ऐसे यहाँ पर जाएगा क्रॉस V1 अपॉन V2, और ये क्या है, ये वेलोसिटी का रेशियो है फ्रेंड्स, ठीक है। वेलोसिटी का रेशियो, तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1, इसको हम बोलते थे आपेक्षिक, इसको बोलते थे यार, इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, आपेक्षिक, इसको रिलेटिव, रिलेटिव मतलब अपवर्तनांक होता था ये, ठीक है। मुझे नहीं इसका नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या है, अपवर्तनांक होता था, यानी का 1 और 2 ऐसे इसको लिखते थे। ये इसका मीन्स होता है V1 यानी का फर्स्ट माध्यम में चाल, सेकंड माध्यम में चाल, दोनों का रेशियो, ठीक है भाई। तो ये हम प्रूफ करना था, ये हमने कर लिया। इट इज स्नेल लॉ, और ये स्नेल का नियम है, यानी का अपवर्तन का सेकंड नियम है। इसमें हमने 3-4 चीजें प्रूफ की, ये किया, ये वाला किया, और शुरू में हमने किया था कि ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 1 डैश इक्वल टू ओमेगा 2। डेरिवेशन थोड़ा लेंथी था, आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई बिल्कुल सिंपल तो है यार, शुरू स्टार्टिंग से देख लो एक बार इसको। सबसे पहले डायग्राम है, डायग्राम क्या है, ये कोई शीशा, शीशा या जो भी इसको बोलना चाहो आप, ऐसा पृष्ठ जिससे परावर्तन हो वो रखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, ये इंसिडेंट रे आपतित किरण आती है, टकराती है, परावर्तित होती है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे, इसके लिए K1 K1 डैश K2 मैंने इनको नाम दिया। ये एंगल θ1 θ1 डैश, ये θ2, बाकी कहानी आपके सामने है, बस ये ध्यान रखना क्योंकि यहीं से स्टार्ट किया है हमने इसको, ठीक है। सो आज के इस वीडियो लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं यार, ठीक है भाई, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया, मैंने इसको अच्छे से समझाने की भरसक प्रयास किया है, आपको डेफिनेटली समझ आया होगा, नहीं आया हो तो एक और बार देखने का, देखिएगा इसको, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है भाई। और एक और बात बतानी थी यार, देखिए लेक्चर काफ़ी लेट हो गया, या आई थिंक 1 महीने के बाद आ रहा है। सो फ्रेंड्स देखिए यार, मेरे को भी अभी मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, सो इसके बाद से हम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी, 1-2 लेक्चर बचा हुआ है, इसके बाद हम फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, आप फोर्थ सेम में आ जाओगे, तो उसी हिसाब से हम फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ तो आता होगा, पढ़ाया हुआ समझाया हुआ जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कमेंट जरूर करिएगा कि आपको समझ आता भी है या नहीं, या ज़्यादा फास्ट हो जाता है लास्ट में, ठीक है भाई। फास्ट इसलिए करना पड़ता है बिकॉज यार लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाती है, यानी कि लगभग आप ये देखो, ये लेक्चर भी आधे घंटे का होने जा रहा है। सो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं यार। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।